सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लवर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी, और जो आप लोगों की लाइफ में भी काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है, आप लोगों की लाइफ में भी एक काफी बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। कुछ ऐसी बातें भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी शानदार रहेगा, टकटकी लगाकर आप लोगों को इसको देखना है। और इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे, उनका आंसर भी आप लोग जरूर दीजिएगा। इससे आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। सबसे पहले आज के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्मली हर एक इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ सोचता है, पर लेकिन सोचने से चीजें नहीं हो जाती हैं। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। सोचने से जो आप लोगों को मिलने वाला है उस पर आप लोगों को बेसिकली नहीं कि प्लान बना लिया, पर लेकिन आप लोगों ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो सोचना अगर एक तरीके से सोचने तक ही सीमित रह गया तो फिर आप लोगों को अचीवमेंट कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों को उसको इंप्लीमेंटेशन में भी लाना पड़ेगा। तो बोला यही गया है कि परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह सिर्फ आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। यानी कि सोचता तो हर कोई इंसान है कि वो आईएएस बन जाए, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, एक राज्य का चीफ मिनिस्टर बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोचा होगा फिर से प्रेसिडेंट बन जाए, बन गया क्या? पर लेकिन होता क्या है? होता वही है कि जिस तरीके की आप लोग मेहनत करते हैं उसी तरीके का आप लोग के सामने रिजल्ट निकल कर आता है। तो सोचने में, कथनी और करनी में डिफरेंस जो होती है तो वो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। सोचना और कहना और उसके लिए काम करना, ये काफी बड़ा फर्क क्रिएट यहां पर कर देता है। तो अगर आप लोग जो सोचते हैं वो करते भी हैं तो फिर आप लोग सही ट्रैक पर है, वरना फिर दिक्कत आप लोग को देखने को मिलेगी। तो लाइफ में हमेशा कोशिश करो कि जो सोचा जा रहा है उसको करने की भी कोशिश करो, ठीक है। आज का जो दिन है 29 अगस्त है और हमारे देश में ये नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारी कंट्री के एक महान प्लेयर जिनको हॉकी के जादूगर भी बोला जाता था, तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी से रिलेटेड है यहाँ पर डे। याद रखिएगा, अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी चेंज किया गया हमारे देश में। अब उस रत्न का नाम जो है यहाँ पर, ये बेसिकली ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। बाकी आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर आप लोगों को मैंने अभी कल ही जो वीडियो आई आप लोगों की नैनो मैगजीन, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपने गेम पर अपनी पकड़ बनाकर रखी, कितने शानदार तरीके से प्रैक्टिस की। देखिए, अगर कोई भी आज के डेट में किसी अच्छी पोजीशन पर है ना, उसने उसको टाइम दिया भाई साहब, उसने उसके लिए मेहनत की है, तभी वो इंसान उस पोजीशन पर पहुंच पाता है। अगर आज के डेट में आप लोग बात करें सचिन तेंदुलकर के बारे में, रोनाल्डो के बारे में, इलोन मस्क के बारे में या विराट कोहली के बारे में, किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग बात करें, तो उन्होंने उसके लिए टाइम दिया है। वो चीज उनको बोरिंग लगती है अगर देखा जाए सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से, पर लेकिन उसमें वो अपना इंटरेस्ट खोज लेते हैं और उसको रिपीटेडली वो करते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आंसर राइटिंग आप लोगों को बोरिंग लगती है ना, पर लेकिन फिर भी आप लोग कंटिन्यूअसली आंसर राइटिंग कर रहे हैं कई सारे बच्चे, तो अब सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कंटिन्यूअसली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर आप लोगों की पकड़ नहीं बनी तो एग्जाम क्लियर आप लोगों का नहीं होगा, ठीक है। कई सारे बच्चे शानदार तरीके से आंसर लिख रहे हैं। और आज आप लोगों का एक निबंध भी पोस्ट करूंगा मैं टेलीग्राम पर और फेसबुक पर, आप लोग उसको भी बेसिकली अटेम्प्ट करना। आप संडे है तो थोड़ा देखना, टाइम निकालकर लिखने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। आइए अब आज का डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें आप लोगों को ये बताना है कि ये कौन पर्सनैलिटी है, पहचानो कौन। रीजन क्या है? क्योंकि ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में है और इसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। सुना क्या है आप लोगों ने? बेसिकली मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी इनके बारे में। तो आप लोगों को ये पर्सनैलिटी को पहचानना है कि ये पर्सनैलिटी कौन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि आप लोगों ने कहीं इनको देखा, इनके बारे में सुना है तो बताइए जरूर। तो इनके बारे में आप लोग लिखे। बाकी जो सबसे एक बुरी चीज मुझे अभी फिलहाल रिसेंटली लग रही है वो है पैरा ओलंपिक के बारे में। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में पैरा ओलंपिक से रिलेटेड जो न्यूज है वो खोजनी पड़ती है जाकर, वो नॉर्मली आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, ये कंडीशन है। तो इस पर थोड़ा काम करना चाहिए हम लोग को। इसमें अभी हमारी एक जो न्यूज निकल कर आई वो लास्ट पेज पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है भाविना पटेल। तो भाविना पटेल जो है, याद रखिएगा, टेबल टेनिस में आज फाइनल है उनका, ठीक है। तो टेबल टेनिस में फाइनल है, तो अगर वो जीत जाती हैं तो हमारी कंट्री को गोल्ड मिलेगा, वरना सिल्वर मिलेगा। ऑल द बेस्ट डियर। इस तरीके से देखिए, पर लेकिन ये लास्ट में न्यूज दे रखी थी। अगर जो नॉर्मल ओलंपिक होते हैं उनकी न्यूज कहां रहती है? उनकी फ्रंट पेज पर आती थी। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं न्यूज वाले भी और कहीं ना कहीं सब उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों इस तरीके से बिहेव करते हैं। पर हाँ, जो भी है वो सही नहीं है। कम से कम जिस तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है नॉर्मल ओलंपिक को, उसी तरीके से इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर इनका नाम और किस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड है। तो आज फाइनल है, ठीक है। एक जो छोटी सी न्यूज है, ये मुझे वैसे तो अगर हालांकि बात करें एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लाइफ के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर
अभी क्या हुआ, एक वाइफ है, उसके द्वारा अपने बॉयफ्रेंड और अपनी मां के साथ मिलकर एक लड़के की बेसिकली जान ले ली, यानी कि अपने हस्बैंड की डेथ, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये केस सामने निकल कर आया। हुआ क्या था, बेसिकली उनके बीच में झड़प चल रही थी काफी लंबे समय से, 6-7 महीने से एक दूसरे के साथ में नहीं थे। उसने क्या किया, अपना जो हस्बैंड था उसको मारा, एक ब्रीफ केस में उसको पैक किया, पैक करने के बाद में बॉडी फेंक दी। तो बॉडी जो ब्रीफ केस में फेंकी गई वो पुलिस के हाथों लग गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके हाथ पे एक टैटू निकला जिसपे लिखा हुआ था नवीन, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका पता चला कि 2 दिन पहले ही उसकी वाइफ ने यानी कि मुस्कान ने अपने हस्बैंड के गुम होने की खबर भी लिखवाई थी। तो उसके चलते यहां पर यह पता चला कि हाँ, नवीन जो है वो गुम था और यहां पर इसके चलते उसकी बॉडी मिल गई है। तो यहां पर वाइफ खुद जिसने मारा है वही रिपोर्ट लिखाने पहुंच गई। तो ये हरकतें आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन जब उससे डिस्क्रिप्शन पूछा गया कि हस्बैंड क्या था, कैसे था, तो उसने टैटू के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया कि उसकी बाहों पर कोई टैटू था फलाना ढिमकाना। और उसके भाई से पूछा गया तो उसने तुरंत बता दिया। तो भाई की स्टेटमेंट में और जो वाइफ की स्टेटमेंट में जब कमियां देखने को मिली और फिर यहां पर मुस्कान का जो नंबर और उसकी लोकेशन ट्रेस की गई, तो वहां से आइडेंटिफिकेशन ये देखने को मिला कि ये अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और अपनी मां के साथ मिलकर इनके द्वारा ये कारनामा किया गया है। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को नॉर्मल लाइफ में देखने को मिल सकती हैं और ऐसे कई सारे केस सामने निकल कर आते हैं। तो ये यहां पर बेसिकली बताने की कोशिश ये की जा रही है इस पर्टिकुलर केस के थ्रू कि आप लोगों को कभी भी अपने आप को एक तरीके से उस जोन में नहीं रखना है कि हाँ, एक तरीके से कुछ नहीं हो सकता है, जरा जरा सी चीज भी इंसान की जान लेकर जा सकती है। तो जान है तो जहां है, अगर लगता है कोई रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, कोई रिलेशन ऐसा लग रहा है कि यार ये नहीं चलेगा, तो उस रिलेशन से जितनी जल्दी निकल जाए उतना ज्यादा बेटर होता है। वरना आगे चलकर फिर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो हस्बैंड वाइफ की डेथ कर देता है या फिर जो वाइफ है वो हस्बैंड को मार देती है। ऐसे कई सारे केस आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो या ना हो, पर पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज को आगे चलकर जैसे भी हो, तो ये चीजें मतलब ऐसी है कि आप लोग इनको भी अपनी लाइफ में इस तरीके से रखें कि हाँ, इनके बारे में अवेयरनेस कम से कम होनी चाहिए। ये नहीं कि यार ये क्या हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इन चीजों के बारे में थोड़ा सा तो कम से कम माइंड में चीजें रखिए, ओके। तो ये कुछ एक छोटी सी बात थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, हालांकि एग्जाम के लिए नहीं, पर हाँ फिर भी चलिए, ठीक है। आइए अब यहां पर बात करेंगे, आज एडिटोरियल तो होंगे नहीं, तो डिटेल में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो न्यूज करेंगे और इंपॉर्टेंट न्यूज है कई सारी। सबसे पहले जो यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, ये है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा जलियांवाला बाग मेमोरियल जो है अमृतसर के अंदर, तो उसको विजिट किया गया। तो वहां पर उसी से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जलियांवाला बाग जो मैसेकर था वो काफी खतरनाक एक दुर्घटना आप लोग देश के अंदर बोल सकते हैं, ये काला दिन आप लोग बोल सकते हैं देश का, जब हमारे देश में आप लोगों को ये दुर्घटना देखने को मिली। तो उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहां पर बेसिकली अभी जलियांवाला बाग जो कॉम्प्लेक्स था और म्यूजियम यहां पर, जिससे कि आने वाली जनरेशन जो है वो इन चीजों के बारे में जान सके, तो उसको इनके द्वारा यहां पर इनॉग्रेट किया गया। तो इसके चलते थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कि ये दुर्घटना, ये कंडीशन कैसी बनी, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिए। बेसिकली था क्या, पंजाब के अंदर ये दुर्घटना देखने को मिली 13 अप्रैल को, बैसाखी का दिन। यहां पर बेसिकली 1919 के अंदर अमृतसर पंजाब के अंदर में यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए बेसिकली जलियांवाला बाग के अंदर, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे 2 लोगों को लेकर। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डॉक्टर यहां पर सैफुद्दीन किचलू और इसी के साथ में यहां पर सत्यपाल, तो इनके लिए यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे यहां पर, तो इनको छुटाने के लिए बेसिकली। तो यहां पर जो जनरल डायर थे वो मिलिट्री कमांडर थे अमृतसर के, तो वो क्या किए, वो लोगों को डराने के लिए वहां पर अपनी पूरी कमांडर फोर्स लेकर पहुंच गए जलियांवाला बाग के अंदर में। ये बाग कुछ ऐसा था, यहां पर 3 ओर से यहां पर ये बेसिकली दीवारों से घिरा हुआ था और एक ओर से निकलने का रास्ता था। तो वहीं पर इसने अपनी जो एक तरीके से जो फोर्स थी वो ले जाकर रख दी और उनको बोला कि फायर स्टार्ट करो। और फायर जो है जब तक स्टार्ट करते रहे जब तक कि इनकी बंदूक में गोली खत्म ना हो जाए, तब तक यहां पर ये फायर स्टार्ट करते रहे, यानी कि तब तक ये गोलियां बरसाते रहे निहत्ते बूढ़ों बुजुर्ग और इसी के साथ में बच्चों महिलाओं के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। वहां पर एक कुआं भी था, ये मानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाई, जिसकी वजह से उसमें गिरकर भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो यहां से कई सारे राउंड फायर किए गए, तो ये वाली दुर्घटना यहां पर देखने को मिली। तो काफी घिनौना एक ऐसा घटनीय और खतरनाक चेहरा यहां पर बेसिकली सामने निकल कर आया उस टाइम पर हमारी कंट्री के अंदर में। तो इस सिचुएशन आप लोग यहां पर सोच सकते हैं। इसी के चलते यहां पर बेसिकली अगर आप लोग देखें आज के में हिस्ट्री के अंदर एक कई सारी चीजें आप लोग को जानने को मिलती हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगर क्वेश्चन यहां पर पूछा जाए एक और थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में, तो वो आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री में आप लोगों ने सुना होगा यहां पर एक पर्टिकुलर लॉ लाया गया था
जिसको रोवेल्ट एक्ट के नाम से जानते हैं आप लोग, ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं उसको, रोवेल्ट एक्ट, ब्लैक एक्ट 1919 में वो लाया गया था यहाँ पर। इसको काफी खतरनाक तरीके से देखा गया। ये ऐसा था कि बिना किसी को एक तरीके से ट्रायल किए उठा लो और उसको जेल में डाल दो ले जाकर। तो उसी के चलते यहाँ पर इन दोनों पर्सनैलिटी को पकड़ा गया। तो यहाँ पर इसी के चलते लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि यार ये चल क्या रहा है, हमारे देश में मतलब मनमानी चल रही है बिल्कुल। और तब जाकर ये जलियांवाला जो यहाँ पर घटना आप लोगों को देखने को मिली। स्टार्टिंग में देखिए महात्मा गांधी जी जो थे वो चीजों पर यहाँ पर इस तरीके से लेके चलते थे कि हाँ ठीक है अंग्रेज सही है, पर लेकिन जब ऐसे ऐसी दुर्घटना होने लगी तो उनकी भी यहाँ पर आंखें खुली और फिर उन्होंने भी यहाँ पर देखा कि अब इनको ऐसे नहीं काम चलेगा, अब इनको हत्या चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के चलते उनके द्वारा आगे चलकर जो केसरी हिंद की जो उपाधि थी वो भी अपनी एक तरीके से दे दी थी, यानी कि नहीं चाहिए हमको तुमसे ये उपाधि। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहां पर अगर आप लोगों से एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग के टाइम पर कि हमारी कंट्री में वॉइसराय कौन थे, क्योंकि आप लोगों को पता है 1857 तक तो यहां पर आप लोग गवर्नर जनरल बोलते थे उसको, उसके बाद में यहां पर वॉइसराय का नाम आने लगा। तो वॉइसराय थे यहां पर लॉर्ड चांसफोर्ड, ठीक है। तो लॉर्ड चांसफोर्ड जो थे वॉइसराय थे यहां पर, और इसी के चलते आगे चलकर एक कमीशन भी बनाया गया जो याद रखिएगा, हंटर कमीशन, ठीक है। तो यानी कि ये जो दुर्घटना घटी देश के अंदर में उसको एनालिसिस करने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया। हंटर कमीशन कब बनाया गया? ये 1920 में हंटर कमीशन बनाया गया ताकि यहां पर चीजों को चेक किया जा सके। पर लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं यहां पर, बेसिकली यहां पर जो डायर साहब हैं उनका कुछ यहां पर उखाड़ा नहीं किसी ने, तो सारी चीजें ऐसे ही चलती रही। हालांकि काफी सारे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और भी कई सारी चीजें एक तरीके से आगे चलकर आप लोगों को पता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाया गया ताकि जो ब्रिटिश है उनके साथ में हम लोग कोऑपरेट न करें। तो कई सारी ये चीजें भी यहां पर देखने को मिली। तो ये बेसिक चीजें यहां पर जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। हिस्ट्री का पोर्शन है, कल्चर के अंदर भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इसी के साथ में यहां पर एक और छोटी सी बात बोली गई। अभी आप लोगों को याद होगा मैंने नैनो मैगजीन के अंदर में काफी डिटेल में आप लोगों को ये पढ़ाया था कि अफगानिस्तान के अंदर से हमारी कंट्री में जो गुरु ग्रंथ साहिब के जो स्वरूप है उसको वापस लाया गया है। ये एक तरीके से हमारी कंट्री में काफी बड़ी न्यूज बनी। यहाँ पर इसको काफी ज्यादा एक तरीके से अलग तरीके से देखा गया देश के अंदर। एक यहाँ पर इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो स्वरूप होते हैं तो बेसिकली गुरु ग्रंथ साहिब के जो यहाँ पर इंडिया के अंदर लाए गए, तो 3 स्वरूप यहाँ पर लाए गए अफगानिस्तान से, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान में थे। तो अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है आज के दिन में तालिबान है, तो यहां पर इसके चलते काफी बुरी कंडीशन हो गई है। तो यहां पर स्वरूप जो होता है एक तरीके से फिजिकल कॉपी है जो यहां पर ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की, तो जिसको यहां पर एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। यहां पर स्टार्टिंग से जो ये चीजें हैं यहाँ पर आज की डेट में सिख कम्युनिटी के अंदर, तो खासकर कई सारे एरिया में यहाँ पर माइनॉरिटी की तरीके से यहाँ पर सिख कम्युनिटी रहती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से वहां पर ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी है, पर लेकिन फिर भी जहां जहां पर जिसका विश्वास होता है, बिलीफ होता है, तो वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है एक तरीके से फिजिकल फॉर्म में और एक तरीके से स्पिरिचुअल फॉर्म में गुरु एक्सेप्ट कर लिया गया यहाँ पर आज की डेट में, वरना 10 गुरुज जो है वो तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु अर्जन देव थे जो यहाँ पर 5वें गुरु थे यहाँ पर, तो उनके द्वारा पहला बिर यहाँ पर बेसिकली देखने को मिला गुरु ग्रंथ साहिब का, ये 1604 में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्डन टेम्पल में उसको इंस्टॉल किया गया। फिर आगे चलकर जो 10th गुरु थे यहाँ पर, जिनका नाम था यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, तो वो थे यहाँ पर बेसिकली उनके द्वारा फिर यहाँ पर इसको एज ए फिजिकल फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर एक तरीके से कंपाइल किया गया यहाँ पर कंप्लीट, और यहाँ पर 1708 के करीब में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वही आगे आने वाले टाइम में लिविंग गुरु होंगे सिख कम्युनिटी के, ठीक है। तो वहां से आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। तो कई सारी बातें मैंने आप लोगों से बताई थी, तो अफगानिस्तान से हम लोग लेकर आए थे जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में था, ठीक है। तो इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा जो इंस्टॉल किया गया था स्वरूप यहाँ पर, वो सेरेमनी को आप लोग यहाँ पर बेसिकली प्रकाश पर्व के तौर पे भी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया रखेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, तमिलनाडु असेंबली के अंदर भी अडेप्ट कर लिया गया यहाँ पर रिजोल्यूशन जो फार्म लॉ है उसके अपोज में। आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में जो फार्म लॉ लाए गए हैं उसके चलते कई सारी दिक्कतें चल रही हैं, किसान अब तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी में एक इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पर हरियाणा के अंदर यहाँ पर किसानों को एक तरीके से लाठी चार्ज भी उनके ऊपर की गई। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले मैं आप लोगों को ये बातें बता चुका, पर फिर से यहाँ पर एक बार रिविजन कर लेते हैं, काफी लंबा समय हो गया। अगर संविधान के अंदर जाएंगे 7वें शेड्यूल में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगी 3 लिस्ट, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर ये पावर होती है लॉ बनाने की। जब यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये माना जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आती है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा एग्जाम में, मत बोलना कहां से आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर बात करें तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड जो कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट था 2020 का,
नेक्स्ट है यहाँ पर बेसिकली द फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट, ये 2020 का। ये इतने लंबे लंबे एक्ट यहाँ पर बेसिकली इनके नाम है। किसानों से रिलेटेड यहाँ पर उनका जो बिजनेस कैसे चलेगा उसके बारे में है। द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, तो ये 3 ऐसे हमारी कंट्री में बिल लाए गए थे जो आगे चलकर एक्ट बन गए, जिसके चलते आज भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कई सारी बातें थी कि ट्रेड एरिया को कैसे डिफाइन किया जाएगा, ट्रेडर कौन कौन होगा, अगर कल को डिस्प्यूट हो जाता है जो सामान बेचने वाला और खरीदने वाला, यानी किसान जिसको सामान बेचता है उसमें लड़ाई हो जाती है, तो उसका रिजोल्यूशन कैसे किया जाएगा, मार्केट फ्री के बारे में बात की गई। और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी लाया गया, जिसके चलते जो यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी को, उसकी आर्थिक जो सब्सिडी है, आर्थिक सहायता है, उसको हटाने की बात की गई। तो इसके चलते काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देश के अंदर में देखने को मिला। तो ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था, उसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, क्योंकि जब से हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये मेन एरिया यहां पर बताए गए हैं। देखिए होता क्या यहां पर ये बोला गया कि ट्रेडर किसी को भी बनाया जा सकता है। आज के डेट में नॉर्मली आप लोगों को मंडी देखने को मिलती है जहां पर सामान बेचे जाते हैं, ठीक है, जो आज के डेट में जो मार्केट देखने को मिलती है स्टेट के अंदर में, तो ये बोला गया ये बिल लाने से वो मार्केट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी के साथ में कई सारे किसान इसलिए चिंता में आ गए क्योंकि एमएसपी जो है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, तो वो भी यहां पर हटने वाला है, जिसके चलते यहां पर पंजाब और हरियाणा में काफी लार्ज स्केल पर किसानों को फायदा पहुंचता है। तो बहुत सारे तमाम मुद्दे ऐसे यहां पर देखने को मिले, जिसके चलते यहां पर कई बार ये बातें सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो ये 3 फार्म लॉ थे जिसके बारे में याद रखिएगा। तो अभी यहां पर अलग अलग राज्य अपने हिसाब से यहां पर चीजों को लेकर चल रहे हैं ताकि इनको अलग अलग साइड में किया जा सके। ओके, एक और इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज सामने निकल कर आ रही है। बेसिकली ये बात की जा रही है किसके बारे में, हमारी कंट्री में अभी अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीबीआई और इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है उसको अलग तरीके से यूज करती हुई नजर आती है। तो अभी यहां पर क्या है, वेस्ट बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी जी हैं उनके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को जैसे यूज किया जा रहा है आज के डेट में, बेसिकली वो सही नहीं है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है, डायरेक्टरेट जो है यहां पर डायरेक्टरेट्स ऑफ इन्फोर्समेंट जिसको आप लोग बोलते हैं, फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में एक ऐसी एजेंसी है जो कि बेसिकली लॉ को इन्फोर्स करने की एक एजेंसी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस में भी ये काम करती है। हमारी कंट्री में अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है, फाइटिंग हो रही है कोई इकोनॉमिक क्राइम को लेकर, यानी कि जैसे कि एक तरीके से कोई ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर पैसे से रिलेटेड कोई क्राइम चल रहा है, इकोनॉमी में कोई ऐसी चीज चल रही है, तो उसको लेकर यहाँ पर ये एजेंसी पिक्चर में आती है। तो सीबीआई और जो ईडी है उसको मैक्सिमम इस तरीके से देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काफी गलत तरीके से यहाँ पर इसको यूज करती हुई नजर आती है। तो ये जो बॉडी है हमारी कंट्री में ये 1956 में बेसिकली बनाई गई थी। लगभग 65 साल आज के डेट में आप लोग देखिए इसको यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये बेसिकली जो बनाई गई थी इन्फोर्समेंट यूनिट के तौर पर, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर फॉर्म की गई थी, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जो भी केस निकल कर आ रहा है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट हुआ है, कोई फॉरेन एक्सचेंज का केस आ गया, तो उसके चलते यहाँ पर इसको बेसिकली पावर दी गई। आगे चलकर इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका नाम कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर इस चीज को इस तरीके से लेकर चला जाता है तो हमारी कंट्री में बार बार इसको गलत तरीके से मिसयूज होता है। ऑब्जेक्टिव इसका यही रहता है कि बेसिकली हमारी कंट्री में कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है जिसको फीमा बोलते हैं और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, तो वहां से इसको बेसिकली पावर मिलती है किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करना है। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर एजेंसी का। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अभी यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर जो वेस्ट बंगाल के यहां पर तृणमूल कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर बेसिकली केस लगाया जा रहा है। तो इसके चलते जो ममता बनर्जी हैं वो ये बोल रही है कि ये एक तरीके से फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के ढांचे का ये हनन करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फेडरलिज्म क्या होता है, संघवाद का ढांचा क्या होता है। देखिए नॉर्मल तरीके से अगर देखिए, एक हो गया सेंटर और आसपास में हो गए स्टेट। तो यहां पर सेंटर को अगर सेंटर की तरीके से देखा जाए तो ऐसा हो गया कि सेंटर पावरफुल है और स्टेट जो है वो उसके एक तरीके से साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि उसके सबऑर्डिनेट हो गए। पर लेकिन संविधान में सेंटर वर्ड यूज न करके उन्होंने यूनियन वर्ड यूज किया गया है। आर्टिकल 1 में भी देखा होगा कि यूनियन ऑफ एक तरीके से स्टेट जो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि मिलकर है। यहां पर ऐसा नहीं कि सेंटर सर पे बैठा हुआ है और यहां पर स्टेट उसके अंडर में है। तो फेडरलिज्म का सिस्टम जो है संघवाद का ढांचा वो इसी चीज को सपोर्ट करता है कि सेंटर और स्टेट अपनी जगह है। यहां पर प्राइम मिनिस्टर है तो यहां पर चीफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, यहां पर प्रेसिडेंट है तो यहां पर गवर्नर है। इस तरीके से एक फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। तो हमारा संविधान कुछ इस तरीके से चीजों को स्टेब्लिश करके गया। तो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर डिफरेंस आप लोगों से पूछने लगे कोई, तो फेडरल में देखिए आप लोगों को अलग अलग लेवल पर चीज देखने को मिलेगी। जैसे हमारा संविधान खुद बताता है 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट रखी गई है, तो स्टेट लिस्ट अलग से स्टेट को लॉ बनाने की पावर दी गई है। तो पावर में डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2 लेवल की गवर्नमेंट हो जाती है नॉर्मली, एक सेंट्रल लेवल की और एक स्टेट लेवल की। पर हमारी कंट्री में 3 लेवल की आप लोगों को देखने को मिलेगी, पंचायत लेवल और म्युनिसिपैलिटी अलग, एक तीसरा लेवल आ गया लोकल गवर्नमेंट के लिए।
पॉलिटिकल पावर जो है वो शेयर देखने को मिलेगी दोनों लेवल पर, और इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी रहता है और कोडिफाइड भी रहता है, प्रॉपर वे में डिफाइन रहती है पावर लोगों की, जैसे नहीं बोला 7वें शेड्यूल में प्रॉपर वे में चीजों को डिफाइन कर रखा है, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से डिफरेंट लो होते हैं सेंट्रल और स्टेट के, अलग अलग लेवल पर काम करते हैं, पर यूनिटरी में क्या रहता है, बिल्कुल ऐसे एक बना दिया और पूरे देश में इंप्लीमेंट करो। पॉलिटिकल पावर सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन काफी फ्लेक्सिबल रहता है, जैसे यूके के अंदर अगर आप लोग देख लीजिए तो वहां पर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन काफी फ्लेक्सिबल देखने को मिलेगा, एक ही लॉ है पूरी कंट्री के अंदर, वही इंप्लीमेंट होगा, कोई राज्य नहीं है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से कई बार आप लोग यहाँ पर इनमें डिफरेंस देखिएगा, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती रहेंगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ईडी के बारे में और फेडरलिज्म के बारे में, दोनों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, अब आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई बार ये पहले बता चुका हूं, एक रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा, तो इसके चलते चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। गुजरात के बारे में बात की जा रही है। गुजरात के अंदर एक पर्टिकुलर लॉ लाया गया था जिसको बोला गया था गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021, यानी कि शादी विवाह के नाम पर किसी को भी फोर्सफुली उसका रिलीजन कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, अगर उसका रिलीजन जो है वो कन्वर्ट किया जाता है तो उसको सजा मिलेगी, ऐसा एक रूल और रेगुलेशन यहां पर लाया गया। तो इसी के चलते जो गुजरात हाईकोर्ट है उसने एक डिसीजन दिया, तो फिर से ये न्यूज में आ गया है। तो इसके चलते आप लोग पहले तो ये याद रखिएगा, हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे पार्ट 3 में संविधान के अंदर, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर। तो इसमें जो फंडामेंटल राइट है, सबसे पहले तो यहां पर बात करते हैं कि राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर आप लोगों को राइट टू फ्रीडम में 19 भी देखने को मिलेगा, 21 भी और 22 भी। तो राइट टू फ्रीडम में अंदर जब जाएंगे आप लोग, आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। राइट टू लाइफ मतलब हर एक इंसान की खुद की लाइफ है, उसकी खुद की जिंदगी है, उसे खुद की जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है, किसके साथ में शादी करनी है, किसके साथ में विवाह करना है, किसके साथ में उसको अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है, ये इंसान का खुद का हक है। तो इसमें कोई आकर बाहर वाला इंटरफेयर नहीं कर सकता, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा यहां पर सेम बात बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में जब बात करते हैं, तो आर्टिकल 25 भी यहां पर ये बातें करते हैं कि आप लोग इस तरीके से किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के जो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसको खुद से डिसाइड करने दो ना, उसको किस रिलीजन के अंदर जाना है, तो आप लोग उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल राइट, इसीलिए मैंने पॉलिटी में आप लोग को डिटेल में पढ़ाया है कि एग्जाम के हिसाब से मत पढ़ो इनको कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने आप लोग को हक दिए हैं, राइट दिए हैं कि आप लोग इनको जानो, अगर आप लोग के साथ में कुछ गलत होता है तो आप लोग उसको मिसयूज को होने से रोको। तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। आज की डेट में हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट है वो 6 कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेंगे। पहले 7 थे, इसमें से अभी यहाँ पर जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट कर दिया गया था, जो 31वें आर्टिकल में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता था, ठीक है। तो इसको डिलीट करके यहाँ पर अभी फिलहाल जो है यहाँ से इसको हटा दिया गया, और ये डिलीट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था संविधान के अंदर 1978 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बन चुका है, आगे भी बन जाएगा। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक आती है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28, कल्चर एंड एजुकेशनल जो राइट होते हैं तो ये 29-30, इसी के साथ में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये 32। ये बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बता देता हूं क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस के भी पेपर देकर आ रहे हैं, कई बार आप लोगों से पूछ लेते हैं कि यहाँ पर ये बताइए कि राइट टू लाइफ जो है वो किसके अंदर में आएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी के अंदर, राइट टू फ्रीडम के अंदर, या फिर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ये चाइल्ड लेबर किसके अंदर आता है, चाइल्ड लेबर को रोकने की बात कहां की जाती है, आर्टिकल 24। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन से उसमें है, किसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये सारी चीजें रिपीटेडली एग्जाम में इतनी बार पूछी जा चुकी है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट एरिया बोल सकते हैं आप लोग संविधान के अंदर में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर पॉलिटी में क्वेश्चन आएगा तो इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, एक आधा जरूर, भले एक पोर्शन कोई सा भी क्यों ना हो, ठीक है। ये देखना, ये बिल्कुल ऐसे हिस्ट्री में जाएंगे तो बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसी पैटर्न में यहां से क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं। तो ये तो आप लोग को रिवाइज कर लेना चाहिए, डिटेल में मैंने आप लोगों को चीजें पढ़ा रखी हैं। आगे बात करते हैं यहां तो गुजरात जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2021, तो इसके चलते क्या बोला गया कि 3 से लेकर 10 साल तक का जो जेल देने की बात की गई अगर कोई रिलीजन कन्वर्ट करता है मैरिज के नाम पर, यानी कि शादी के नाम पर अगर धर्म परिवर्तन होता है तो यहां पर, तो गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लाया गया 2003 का, तो उसमें अमेंडमेंट किया गया था। यहां पर अमेंडमेंट का एम यही था कि ताकि यहां पर जो वुमेन है एक तरीके से उसको बहलाकर फुसलाकर उसको रिलीजन कन्वर्ट नहीं किया जाए, और ये शब्द यूज किया गया बार बार लव जिहाद, यानी कि मुस्लिम जो एक तरीके से जो मेल कम्युनिटी है वो हिंदू फीमेल कम्युनिटी के साथ में शादी कर फिर उनको बेसिकली इस तरीके से यूज किया था कि बस बच्चा पैदा करने के लिए, तो ये बातें बोली जाती हैं बार बार। तो इसके चलते कोर्ट ने बोला
कि ये खुद की पर्टिकुलर इंसान का खुद का डिसीजन है, उसको खुद से डिसीजन लेने दीजिए। आप लोग 18 साल की उम्र में उस इंसान को बोल देते हैं कि तुम वोट डाल लो और देश में अपनी पॉलिटिकल पार्टी चुन लो, जबकि 18 और 21 साल की एज में शादी की बात की जाती है, 18 लड़के के लिए और 21 जो लड़की 18 लड़की के लिए और 21 लड़के के लिए, तो आप लोग उनको अपनी खुद के लाइफ पार्टनर चूज करने का हक दे नहीं रहे हैं। तो किस तरीके का ये इशू है, तो इसके चलते यहां पर बात की जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी आप लोग को बताई, कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने रिलीजन के बारे में खुद डिसाइड कर सकता है, तो राइट टू यहां पर प्रोपोगेट प्रोफेस, इसी के साथ में प्रैक्टिस किसी को अपने रिलीजन की करनी है तो खुद डिसाइड करेगा। तो इस तरीके से यहां पर क्या कर रहे हो आप लोग, पर्टिकुलर इंसान को उसको अपना खुद का रिलीजन फॉलो नहीं करने दे रहे हो। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई कि तीसरा कोई और मेंबर भी आकर यहां पर एक तरीके से ये एक कंप्लेन कर सकता है उनके खिलाफ में, जिसने यहां पर कुछ ऐसा काम कर लिया है, इनके शादी कर लिया है रिलीजन कन्वर्ट करके, तो ये सही तरीका नहीं है। तो ये बातें बोली गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मैरिज जब कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं, उसने भी यहां पर बोला एपेक्स कोर्ट के द्वारा भी कि एक तरीके से देखिए आप लोग, एक तरीके से इस तरीके से जब चीजों को लेकर चलते हैं तो ये लाइफ पार्टनर चूज करने का उसका खुद का हक है, उसमें आप लोग नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट आए, लिली थॉमस और इसी के साथ में यहां पर सरला, ये मुदगल केस भी आप लोगों को देखने को मिला, उसमें भी यहां पर ये बोला गया कि अगर किसी का ये खुद का हक है उसको खुद को डिसाइड करने दीजिए। और इवन यहां पर अगर बात करिएगा आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 21 ने भी यहां पर बोल दिया कि फंडामेंटल राइट है, अगर किसी को अपनी खुद का लाइफ पार्टनर चूज करना है तो उसमें आप लोग कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। यानी कि पास टाइम टू टाइम यहां पर ये कई बार ऐसे केस सामने निकल कर आ चुके हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर आप लोगों से इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए कहता हूं कि आप लोगों को चीजों के बारे में थोड़ा सा तो कम से कम जो है इल्म होना चाहिए, यानी कि ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहां पर की जा रही है। आइए आगे चलते हैं। एक और काफी इंपोर्टेंट जो न्यूज मुझे देखने को मिली, ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है। यहां पर बेसिकली हिमालय वाले रीजन में अगर आप लोग जाएंगे आज के डेट में, खासकर हिमालय वाले रीजन में भी किसके बारे में बात की जा रही है अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, जैसे कि अगर बात करें तो उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड हमारी कंट्री में जो लोकेटेड है आप लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है, उत्तराखंड यहां पर लोकेटेड हो गया। तो उत्तराखंड में आप लोगों को याद होगा उसके ऊपर केदारनाथ मूवी बनी थी सुशांत सिंह राजपूत की, बड़ी शानदार मूवी थी, बहुत शानदार तरीके चीजों को दिखाया गया था। तो कई सारे लोगों की जान चली गई थी। केदारनाथ जो मूवी थी उसमें यहां पर लगभग 2013 में ये फ्लड आई थी और उसमें 5000 के करीब लोगों की जान चली गई थी। तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी उत्तराखंड के अंदर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रोक दिया जाए। पर लेकिन यहां पर जो बेसिकली उत्तराखंड के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ये बोलती है यार अगर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हम लोग रोक देते हैं तो दिक्कत ये देखने को मिलती है कि 1000 करोड़ की एनुअली हम लोग बिजली खरीदते हैं। तो बाहर से हम लोग बिजली खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो भी नदियां हैं वो बहकर नीचे जा रही हैं और हम लोग बाहर में यहाँ पर बिजली खरीदकर दूसरे राज्य से हम लोग बिजली लेकर आ रहे हैं और उनको हम लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। ऐसे हमारे एरिया में डेवलपमेंट कैसे होगा? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट इसके बारे में बातें करती है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा भी और भी कई सारे जैसे यहाँ पर केस सामने निकल कर आए, ऋषि गंगा वाला केस ले लीजिए, इसी के साथ में यहाँ पर जो तपोवन जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप लोग बात कर लीजिए। तो कई सारे प्रोजेक्ट अभी बह गए यहाँ पर फरवरी के महीने में भी जब बाढ़ आई यहाँ पर, ठीक है, उस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे एक फर्जाइल रीजन में जहां पर काफी कमी आप लोग देख सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक ने ईंटों का ढेर लगा हुआ है और वहां से एक ईंट निकाल लो बीच में से तो पूरा ढह जाए वो, इस तरीके से जो गर्मी पड़ रही है और यहाँ पर जो ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, जो दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, ये आज की डेट में अगर इसी तरीके से पैटर्न चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? जगह जगह बाढ़ देखने को मिल रही है, लोग कितनी प्रॉब्लम फेस करें आप लोग खुद देख लीजिए। यहाँ पर आज की डेट में जगह जगह बाढ़ देखने को मिलेगी, कभी बिहार में तो कभी केरला के अंदर में, कभी महाराष्ट्र के अंदर में, अभी आसाम के अंदर आप लोग खुद देख लीजिए ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर जो बाढ़ आप लोगों को देखने को मिल रही है, लगभग 2.25 लाख के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर आज के डेट में इसकी वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा घर डूब गया है, एक तो वैसे ही घर जो है वो यहाँ पर घास फूस का बना हुआ है, ऊपर से पानी भर गया इसमें सारे में, तो कहाँ ये इंसान रहेंगे, कहाँ खाएंगे और कहाँ बैठेंगे? तो ये सिचुएशन जो देखने को मिल रही है ये क्लाइमेट चेंज की अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसके चलते 17 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी जिसके द्वारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर को चेक करने के लिए उनको बोला गया रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में। तो पूछे ये जो कमेटी बनाई गई थी इसने क्या बोला? तो कमेटी ने ये बोला कि जो 24 प्रोजेक्ट यहां पर चल रहे हैं ना अलकनंदा और जो भागीरथी जो बेसिन के अंदर में, उनको आप लोग बेसिकली रोक दीजिए। वो ऐसे हैं कि ऐसा इंपैक्ट डालेंगे कि इरिवर्सिबल इंपैक्ट है। इरिवर्सिबल इंपैक्ट क्या होता है? मान लीजिए आज की डेट में कुछ ऐसी चीजें होगी जिनको सही किया जा सके, जैसे मोटापा शरीर के ऊपर बढ़ गया तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप लोग ठीक कर सकते हैं, फिर से उसको आप लोग उसको पतले एक तरीके से इंसान बन सकते हैं, पर लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर एक रिवर्सिबल चीज हो गई, ठीक है। पर लेकिन सोचिए किसी एक इंसिडेंट में एक इंसान का हाथ कट गया तो हाथ तो फिर से नहीं आ पाएगा वहां पर, तो ये इरिवर्सिबल चीज होगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यानी कि अगर यहां पर ये आप लोग जो नुकसान देख रहे हैं, अगर ये नुकसान इस तरीके से हो गया तो ये इरिवर्सिबल है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा कोई, तो ये समझना पड़ेगा। तो इसके चलते फिर आगे चलकर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा पहले एक और कमेटी बन गई बीपी दास की टाइम पर 2015 में, उनके द्वारा भी 6 प्रोजेक्ट को यहां पर रिव्यू किया गया और उनके द्वारा भी यही बोला गया कि खतरनाक लेवल का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है।
पर लेकिन जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसका यही मानना है कि हमारे एरिया में ऐसे डेवलपमेंट कैसे होगा, हम बाहर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारे एरिया में कैसे काम चलेगा। अगर वैसे काम नहीं चलाना है तो फिर ऐसे काम चला लो। जब 5000 लोग मर गए, आगे फिर इसी तरीके से लोगों की जान जाएगी। तो अब इसका बैलेंस बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या खोजा गया है, तो सॉल्यूशन आप लोग एग्जाम में जरूर बोला कीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉल्यूशन बेसिकली अगर बात करें तो सॉल्यूशन है यहाँ पर सोलर पैनल। सोलर पैनल आप लोग यूज कीजिए ना, क्यों आप लोग इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीजों से बना रहे हैं, ये आसान तरीका है। सोलर पैनल का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, उनकी जो इतनी महंगी है सोलर पैनल उनको सस्ता कीजिए ताकि लोग आसानी से उनको यूज कर सके। आप लोग ऐसा इन्वायरमेंट बना दीजिए ना ताकि लोग अपने आप उनको लेने लगे, आप लोगों को फोर्स नहीं करना पड़े यूज करने के लिए, तो कैसा रहेगा। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग था यहाँ पर। और बाकी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जो आसाम के अंदर बाढ़ के बारे में बात करी, तो याद रखिएगा अगर तिब्बत के अंदर आप लोग जाते हैं ना, चाइना जो तिब्बत के कंट्रोल में जो सॉरी हाँ चाइना जो चाइना आज के डेट में तिब्बत जो है चाइना के अंडर में है, ऐसा होना चाहिए था तिब्बत ने चाइना को कंट्रोल कर लिया तो अच्छा रहता। यारलंग जेंगपो जो है इसको यहाँ पर सेंगपो के नाम से भी जानते हैं, यही ब्रह्मपुत्र रिवर है। जब ये आसाम के अंदर जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्र का नाम दे देते हैं। जैसे ही ये जाती है बेसिकली यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर तो इसको आप लोग जमुना का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये गंगा इधर से आती है, गंगा पद्मा बोलते हैं, और जब ये जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल के अंदर में, जिसको आप लोग सुंदरी जो सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं ना, सुंदरी ट्री है यहाँ पर, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो ये मेघना बोलते हैं। गंगा रिवर डिवाइड हो जाती है जब यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जाती है तो हुगली रिवर निकल जाती है, ये पता है आप लोगों को बेसिकली, ये बांग्लादेश के अंदर, और इधर से पद्मा निकल कर चलती है। तो ये कई बार रिवर के नाम पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। तीस्ता रिवर आ रही है, आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये भी कई बार दोनों इंडिया और जो बांग्लादेश के बीच में कई मुद्दे रहते हैं इसको लेकर। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ब्रह्मपुत्र के अंदर जब बाढ़ देखने को मिलती है सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये यहाँ पर ICGS, ये बेसिकली विग्रह के बारे में, ये एक जहाज है हमारी कंट्री के द्वारा अभी यहाँ पर कमीशन किया जा रहा है। बोला यह गया है राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है इसको कमीशन करते हुए कि 2008 में जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, ऐसा अटैक फिर से रिपीट न हो देश के अंदर में, तो कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी करना काफी ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये कि जो ये बनाया गया है हमारी कंट्री में ऑफशोर पेट्रोल जो वेसल, ठीक है, जिसको OPV बोला गया है, तो ये पर्टिकुलर हमारी कंट्री में इंडिजिनसली बनाया गया है। इंडिजिनसली मतलब अपने आप, अपने हाथों से, अपने देश के अंदर, अपने देश के लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके चलते हमारी कंट्री में हम लोग खुद डिपेंडेंट हो रहे हैं। और बनाया किसके द्वारा गया, लार्सन एंड टर्बो, LNT कंपनी का नाम सुना होगा ना, तो उसके द्वारा यहां पर बनाया गया है। अब इसको कौन देख रेख करेगा और कहां पर ये रहेगा, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर बेसिकली चीजें रहेंगी यहां पर। तो ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारे देश का, यानी कि पर्टिकुलर अगर आप लोग देखेगा तो ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड में यहां पर बेसिकली ये रखवाली करेगा कि कल को कोई आकर उल्टी सीधी हरकतें न देखने को मिले। और जो हमारी कंट्री में जो कमांड है कोस्ट गार्ड रीजन की ईस्टर्न वाली, वो यहां पर इसको देखेगी, ठीक है। तो ये कोस्टल एरिया जो हमारी कंट्री के टोटल मिलाकर आज के डेट में 9 राज्य ऐसे हैं, एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां वेस्ट बंगाल। तो ये सारे कोस्टल एरिया का सिक्योर रखना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना जैसे महाराष्ट्र के अंदर 2008 में कसाब जैसे जो कसाई थे वो देश के अंदर घुसे थे और दुनिया भर के लोगों को गोली से उड़ा दिया गया, तो उन्होंने ना ये देखा कौन हिंदू कौन मुस्लिम, सबको उन्होंने एक ही हत्थे से लिया। तो इस तरीके से आगे कोई ऐसी दुर्घटना देश के अंदर न देखने को मिले, तो ये बेसिकली कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग बेसिक इनके चीजों के बारे में याद रखेंगे तो फिर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले आप लोगों को सुना होगा कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको आप लोग भारत रत्न दो। चलिए भारत रत्न की तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि कम्युनिटी को वो नहीं दिया जाता, वो इंडिविजुअल को दिया जाता है। अगर आगे चलकर कोई अमेंडमेंट किया जाए तो एक अलग बात है। पर लेकिन पद्म अवार्ड के लिए यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो आज के डेट में जो डिप्टी CM पैनल उनके द्वारा सजेशन दिए गए 9000 के करीब सजेशन दिए गए, यानी डॉक्टर्स को यहाँ पर पद्म अवार्ड आप लोग दे सकते हैं, उसके बारे में बहुत बात की गई है। तो प्रिलिम्स के लिए आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। जो पद्म अवार्ड है ये एनुअली 26 जनवरी पर बेसिकली अनाउंस किए जाते हैं, ठीक है। एनुअली अगर देखें ये जो अवार्ड था हमारी कंट्री में, ये 1954 में हमारी कंट्री में ये अवार्ड सामने निकल कर आया। एक तरीके से किस फील्ड में क्या क्या आप लोग काम करें, तो पद्म अवार्ड के बारे में आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे हाईएस्ट जो होता है इसमें बोलते हैं उसको पद्म विभूषण, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पद्म भूषण और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं पद्म श्री। तो यहाँ पर नीचे सबसे नीचे लेवल पर ये होता है, दूसरे नंबर पर हाई है, तीसरे नंबर पर ये, और इसके ऊपर फिर आता है भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये 4 अवार्ड के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जो पद्म विभूषण जो है यहाँ पर ये अगर कोई एक्सेप्शनल और एक तरीके से डिस्टिंग्विश सर्विस आप लोग प्रोवाइड कराते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है, तो दिए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कोई डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो इसी के साथ में हायर ऑर्डर की, इसी के साथ में यहाँ पर डिस्टिंग्विश सर्विस, यानी डिवाइड इस तरीके से किया गया यहाँ पर इनको कि अगर यहाँ पर काफी हाई लेवल का उससे कम उस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
अगर आगे बात करें यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अगर देखकर चलते हैं इनको, ये जो अवार्ड है इनके लिए बेसिकली किसी भी धर्म को, किसी भी रेस, कास्ट, कलर को उस तरीके से नहीं देखा जाता है। इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। कमेटी को जो अध्यक्ष करते हैं वो कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष करते हैं यहाँ पर कमेटी को, और वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि किस किस को किस तरीके से अवार्ड दिया जाना है। तो कमेटी जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है तो प्राइम मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में यहाँ पर ही बनाई जाती है हर साल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अवार्ड किसके द्वारा देते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं देते हैं, अवार्ड दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। छोटी छोटी सी बातें यार क्वेश्चन बन जाता है, तो थोड़ा सा आइडिया आप लोग इनके बारे में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है ये है रसिया और इंडिया के बारे में। आज की डेट में अगर आप लोगों से बात की जाए तो हम लोग किस पर्टिकुलर की चीज के बारे में बात करें तो इंडिया और रसिया के बारे में। तो हम लोग बेसिकली बात करें आज की डेट में हमारा गगनयान मिशन है, हम लोग स्पेस में जाने की बात करते हैं गगनयान मिशन के नाम पर। तो जो गगनयान मिशन है उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उसमें हम लोग गगनयान मिशन के अंदर में हम लोग रसिया की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो रसिया की हेल्प ले रहे हैं, तो उसमें एक तरीके से रसिया का पहले भी एक तरीके से एक्सपीरियंस है स्पेस में लोगों को भेजना, पर यार हमारा तो एक्सपीरियंस है नहीं यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर इस तरीके से हम लोग ऐसे इंसान से हेल्प ले कि जिसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो हमको फायदा हो जाएगा ना उससे रिलेटेड। तो इसी के चलते हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको यहाँ पर बेसिकली ट्रेन किया जा रहा है। इसके चलते यहाँ पर आज की डेट में ये बेसिकली रसिया के अंदर में तो उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले थोड़ा सा गगनयान मिशन के बारे में जान लेते हैं। गगनयान मिशन जो है हमारी कंट्री में एक आज की डेट का एक ऐसा मिशन है हमारी कंट्री में इसरो के द्वारा, जिसमें स्पेस में लोगों को भेजने की हम लोग बात करें, यानी कि इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम हमारा ये देखने को मिलेगा, जिसके चलते हम जो है यहाँ पर लगभग 3 लोगों को यहाँ पर भेजा जाएगा। तो उन 3 लोगों के लिए ट्रेनिंग की जा रही है, इसरो का ये प्रोग्राम है। इसी के साथ में जो कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं वो HAL भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसको लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली यहाँ पर एक आगे कोशिश की जा रही है कि जल्दी इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये इसके चलते यहाँ पर अभी रसिया से हम लोग हेल्प ले रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। तो रसिया यहाँ पर कई सारे एरिया में हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ पर जिसके थ्रू भेजा जाएगा इसरो के वो है GSLV Mark 3, ठीक है। तो ये याद रखिएगा GSLV ये बेसिकली Mark 3, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पर ये इसको भेजा जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर देखते हैं आगे किस तरीके से फ्लाइट यहाँ पर जाने वाली है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में एयरफोर्स भी काम कर रही है, HAL भी काम कर रहा है, DRDO भी इसमें काम कर रही है। तो यानी कि काफी अच्छे लेवल पर हम लोग इसको सक्सेस बनाने में तुले हुए हैं, ताकि हमारी कंट्री एक ऐसे मुकाम पर आकर पहुंचे जिसमें हम भी बोले कि हम लोगों ने भी कुछ ऐसा कारनामा कर लिया गया है। ये आगे पहले तो होना था 2020 में बोला गया था, पर लेकिन कोविड-19 के चलते सारी चीजें इधर उधर हो गई, तो अभी यहाँ पर जो कई सारे मिशन जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो जल्दी ही देखते हैं कितनी जल्दी यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाता है, तो उसी की तैयारी के बारे में बात की जा रही है। तो रसिया की हेल्प से हम लोग इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में जो लोगों की ट्रेनिंग है या फिर और भी यहाँ पर सूट्स वगैरह जो तैयार किए जा रहे हैं उनके पहनने के लिए, तो ये यहाँ पर है, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। आप लोगों को पता है हमारे देश में अभी जो दवाइयां प्रोवाइड करा दी गई हैं वो कई लेवल पर प्रोवाइड कराई है, पर लेकिन कुछ अभी बचे हुए हैं। जैसे कि बच्चों के बारे में बात करें तो 12 से 18 तक के जो बच्चे हैं उनको कोई दवाई प्रोवाइड नहीं कराई गई है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो है बेसिकली ये जो दवाई है जिसका नाम है यहाँ पर, जिसका नाम रखा गया यहाँ पर जाइकोव डी, ठीक है। तो ये बेसिकली दवाई बनाई गई है बच्चों के लिए, एडोलेसेंट के लिए, जिनकी जो एज है वो है 12 से 18 है, उनको जल्दी डोज देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो समझ लेते हैं क्या क्या बातें हैं। जो दवाई का नाम है यहाँ पर, ये बेसिकली दवाई के अंदर जो चीजें जिस सिस्टम को यूज किया जा रहा है ये यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। तो जो प्लाज्मिड डीएनए है, डीएनए वैक्सीन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग एक तरीके से इंजेक्ट करते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो प्लाज्मा है, जिसके अंदर जो डीएनए रहता है ना, डीएनए सीक्वेंसिंग एनकोडिंग की जाती है, उसमें एंटीजेन जो होता है यानी कि जो वायरस होता है उसको बेसिकली हम लोग देखते हैं बॉडी के अंदर डालकर कि इम्यून सिस्टम कैसा निकल के आ रहा है, आप लोगों की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके चलते यहाँ पर एक तरीके से इम्यून का सिस्टम का रेस्पॉन्स देखने के लिए देखिए दवाइयां काम कैसे करती हैं। आप लोगों की बॉडी के अंदर एक ये तो जिंदा वायरस का कुछ छोटा सा तत्व या फिर मरे हुए वायरस का थोड़ा सा तत्व आप लोगों के शरीर के अंदर डाला जाता है, आप लोगों के शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, तो वो यहाँ पर बेसिकली उसको यहाँ पर मारकर भगाने का काम करती है। इसी के चलते फिर आगे भी अगर कोई बड़ा ताकतवर वायरस आता है तो फिर वो उसको बेसिकली रोक लेते हैं। तो इस पैटर्न में ये दवाई है। तो इसी की स्टडी की गई और बोला गया कि अभी यहाँ पर 3rd फेज में क्लिनिकल ट्रायल जो है वो इसकी चल रही है, तो ये यहाँ पर इसकी कंप्लीट हो रही है, तो उसी के चलते रिजल्ट आ रहे हैं। अगर यहाँ पर फेज के बारे में बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल कैसे होती है, तो देखिए सबसे पहले तो चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं।
फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल होती है, ठीक है। फिर क्लिनिकल ट्रायल आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लिनिकल ट्रायल सबसे अच्छी होती है, यहाँ पर 3 लेवल पर होती है। पहले कुछ मतलब 50-60 लोगों पर कर ली, 100-200, फिर हजारों लोगों पर करके देखेंगे कि हाँ ये सही है क्या। रेगुलेटरी रिव्यू भी रहता है, अप्रूवल फिर देखने को मिलते हैं। फिर मैन्युफैक्चर करने में कैसा सिस्टम हो रहा है कि मैन्युफैक्चर सही तरीके से किया जा रहा है कि जैसे सोचा था वैसे ही। फिर क्वालिटी कैसी है, उसी लेवल की क्वालिटी है जैसी बनाई की थी, कुछ और बन गया। तो अलग अलग फेज में दवाइयां बनाई जाती हैं जो यहां पर सामने निकल कर आती है, तो फिर हम लोग उनको यूज करते हैं। तो ये बेसिक है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यूएसए जो है वो बोल रहा है अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक की गई। अब यहाँ पर बेसिकली चीज चल रही है, तो देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है। वही है सब अपना अब आ रहे हैं निकल कर, जब तो यहाँ पर माहौल खराब कर दिया। हमारी कंट्री के अंदर जो अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट है उनके बारे में बात की जा रही है कि उनका जो आगे आने वाले टाइम में वीजा वगैरह चल रहा है उसको एक्सटेंड करना है नहीं, तो उसके बारे में बातें हैं। बाकी यहाँ पर बाइडेन साहब जो है चाइना को लेकर काफी क्रिटिकल हो रहे हैं कि जो एक तरीके से चाइना अभी तक यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है जो ओरिजिन कहां से निकल कर आया वायरस का, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा नहीं कि आप लोग इसको बैठ के एनालिसिस करें, बस एक कमेंट दे दिया साइड में करो, ठीक है। ये ऐसी नहीं कि आप लोग इनको बैठकर बेसिकली निहारने लगो। यूएसए की नेवी जो है वो शिप जो है इन ताइवान, तो यहां पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाइना इससे यहां पर टेंशन में आ जाता है जब यहां पर यूएसए वहां पर जाता है, तो ये रस्साकसी यूएसए और चाइना के बीच में देखने को मिल रही है। हुरिकन इदा, इसके बारे में याद रखिएगा, हुरिकन इदा आप लोगों को मैक्सिको वाले रीजन में देखने को मिलेगा, तो ये भी रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो मैक्सिको वाला रीजन अगर आप लोग देखना चाहते हैं मैप के अंदर में, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, जैसे हमारे रीजन में यहाँ पर साइक्लोन बोला जाता है, यहाँ पर हुरिकन बोला जाता है, जापान में टाइफून बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली बोला जाता है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना है। अभी यहाँ पर ईरान के नए प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हरकतें जो हैं अभी ऐसी ही चल रही है जैसी पहले टाइम पर यूएसए की चल रही थी जो डोनाल्ड ट्रंप के साइड में, यानी कि न्यूक्लियर जो डील साइन की गई थी P5+1 में बताइए चलिए कौन कौन मेंबर है सारे, ठीक है। 2015 में न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, अभी भी ऐसी हरकतें चल रही हैं, अब तक सुधरी नहीं है। तो आगे आने वाले टाइम में तो यहाँ पर जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल साइन की गई, अच्छा इसको जो JCPOA बोला जाता है इसको यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील को, इसकी फुल फॉर्म भी चलिए आप लोग बताइए। ये छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, ठीक है। एक छोटी सी यहाँ पर न्यूज है, बेसिकली बात की जा रही है मापिला जो एक विद्रोह देखने को मिला था 1921 में। मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये पढ़ाया भी था। काफी सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी, लगभग 67 लोगों को एक बोगी के अंदर भरा गया था जिसमें सफोकेशन की वजह से उनकी जान चली गई थी। केरला से तमिलनाडु ले जा रहे थे, तो ये 1921 की बात है जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में रहता है। तो क्वेश्चन पूछ ले जाए तो हल्का सा आइडिया तो आप लोग रख सकते हैं कम से कम। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बात की जा रही है यहाँ पर कामेत के बारे में। कामेत माउंटेन जो है वो कहां पर लोकेटेड है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, JNK या फिर उत्तराखंड। तो सही आंसर बताएंगे आप लोग यहाँ पर, इसका आंसर मैं आप लोगों को कल दूंगा। बाकी क्या क्या आप लोगों ने यहाँ पर देखा एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो लाइफ के बारे में थोड़ा देखिएगा कैसे चीजों को लेकर चलना है, इसी के साथ में जो चीजें मैंने आप लोगों से पूछी उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बातें देखी, हम लोगों ने यहाँ पर जलियांवाला बाग और उसी के साथ में हम लोगों ने जो यहाँ पर और भी जो सिख कम्युनिटी से रिलेटेड बातें देखी, डिटेल में समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने बेसिकली फार्म लॉ के बारे में डिटेल में समझा, फेडरलिज्म का सिस्टम और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में गुजरात से रिलेटेड जो लॉ था फंडामेंटल राइट के बारे में, और यहाँ पर क्या क्या चीजें राइट टू मैरिज से रिलेटेड चीजें देखी। अफगानिस्तान के बच्चे हमारे देश में वो समझा। इसके साथ में पद्म अवार्ड के बारे में डिटेल में बात करी, कोस्टल सिक्योरिटी रीजन के बारे में बात करी। हमने यहाँ पर बात की हिमालयन रीजन में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, बाढ़ के बारे में कुछ बातें की, क्या चल रहा है आज के डेट में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने रसिया और इंडिया जो गगनयान मिशन के बारे में समझा। दवाई और जो क्लिनिकल फेज ट्रायल है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। यूएसए क्या बोल रहा है और क्या क्या बाइडेन यहाँ पर कोरोना वायरस और वो सब चीजें समझी। इसी के साथ में यहाँ पर ह्यूरिकन ये देखा हम लोगों ने, ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं P5+1 ये सब, और यहाँ पर ये मैपला रिबोल, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो ही लाइक करना है, वरना डिसलाइक करके जाइएगा और ये बताएगा डिसलाइक क्यों किया है। 10 में से कितना मार्क्स देंगे जरूर बताना, 5 सेकंड लगेगी आप लोगों को ये काम करने में एज ए फीडबैक के तौर पर। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF यहाँ से डाउनलोड कर लेना जाकर, कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ से सारी चीजें आप लोगों को इफेक्टिवली मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है लेक्चर पब्लिकली आने में टाइम लग जाता है, रिव्यू होता रहता है, पर लेकिन टेलीग्राम पर आ जाता है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो वहां पर पब्लिक होता है YouTube प्रोसेसिंग करके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग जरूर कनेक्ट रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।